हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम लोग आधे ऐतिहासिक काल के भी नाम से जानते हैं। तो उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसे हम लोग नियोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके सारे एमसीक्यूज भी लगा दिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, किसी भी सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सभ्यताएं कितनी पुरानी हैं। तो किसी भी सभ्यताओं को ये पता करने के लिए कि वह कितनी ही पुरानी है, तो उसके लिए दो प्रोसेस है। सबसे पहले है यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। दूसरा प्रोसेस है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से हम लोग चट्टानों का एज के बारे में पता करते हैं कि यह चट्टान कितनी ही पुरानी है। और कार्बन डेटिंग से हम लोग जीव जंतुओं कितनी पुरानी है उसके बारे में पता करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो साक्ष्य मिली होगी, कोई भी वस्तु जैसे कि अस्थि मिली होगी मनुष्य की, जानवर की, तो उसमें हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस से गुजरकर ये पता कर सकते हैं कि ये सभ्यताएं कितनी ही पुरानी रही होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कार्बन डेटिंग यानी कि रेडियो कार्बन C14 जैसी प्रोसेस यूज की गई है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, जो कि सबसे ज्यादा मानी गई है, वो कितनी है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रहा? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, यानी कि इसकी जो ओवरऑल एरिया होगी वो त्रिभुज के आकार में है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसके आकार में है? त्रिभुज के आकार में है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14, जिसे C14 कहते हैं, उसकी खोज अमेरिकी प्रसिद्ध रसायन शास्त्री किसने किया था? VF लीवी ने किया था। VF लीवी ने किया था कब? 1946 ईस्वी में। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह उतनी ही पुरानी मानी जाती है। कार्बन 14 की मात्रा उस वस्तु में चेक किया जाता है, और कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह उतनी ही पुरानी मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। कब किया? तो 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस पीरियड में रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज युग भी कहते हैं, उसी में रखा गया है। ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़। द्रविड़ का अर्थ क्या होता है? दक्षिण भारत का एक प्रदेश। द्रविड़ का अर्थ क्या होता है? दक्षिण भारत का एक प्रदेश। एवं भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागर अटलांटिक ओशियन का एक भाग है। तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल, यानी कि इन्होंने ही घोषणा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, नाम का एक नगरीय सभ्यता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सूतकांगे डोर, यानी कि यहाँ पे ये समझाया गया है कि पूरब में कौन सा और अंतिम छोर था, पश्चिम में अंतिम छोर क्या थी, उत्तर में क्या थी और दक्षिण में क्या थी। आइए इसको हम लोग रफ डायग्राम में इजिली समझते हैं। देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नॉर्थ में बात करें तो इसकी नॉर्थ में अंतिम छोर जम्मू कश्मीर की मांडा थी। जम्मू कश्मीर की मांडा। अगर साउथ में अंतिम छोर को देखें, यानी कि हम लोग दक्षिण में अंतिम छोर को देखें, तो दीमाबाद। दीमाबाद, जो कि किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में। अगर हम लोग पूरब में देखें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी स्टेट में है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर ये कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में, ये यूपी में, जम्मू कश्मीर में और ये महाराष्ट्र में। देखिए सबसे उत्तरी छोर मांडा, सबसे दक्षिणी छोर दीमाबाद, सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी छोर सूतकांगेडोर। तो मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। दीमाबाद जिसे हम लोग दैमाबाद भी कहते हैं, तो दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। और अगर आलमगीरपुर अगर हम बात करें तो ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और अगर सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है इसकी बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। देखिए उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दीमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पूरब में यूपी और पश्चिम में बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को हमेशा याद रखें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर दक्षिण की बात करें तो गोदावरी नदी जिसे हम लोग प्रवरा नदी भी कहते हैं, गोदावरी नदी को ही हम लोग प्रवरा नदी कहते हैं, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। समझ में आ गया। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। वही अगर हम वैदिक काल की सभ्यता की बात करें तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़, धौलावीरा एवं कालीबंगन। यही 6 ऐसी जगह है जिसे कि बड़े नगरों की श्रेणियों में रखा गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। देखिए धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज स्थल की सूची में शामिल किया है। तो धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसे कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। तो कब किया है शामिल? 2021 में। धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो 2021 में शामिल किया गया। किसके द्वारा? तो यूनेस्को इसमें शामिल करती है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अगर हम लोग 1947 के बाद की स्थिति को देखें तो सबसे ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पे देखे गए हैं? तो गुजरात में देखे गए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति के स्थल कहाँ देखे गए हैं? तो गुजरात में देखे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल की बात करें ओवरऑल तो मोहनजोदड़ो है जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी की खोज कब की गई थी? तो 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की। राखीगढ़ी की खोज सूरज भान ने की। कब? 1963 ईस्वी में। समझ में आ गया। देखिए लोथल एवं सुतकोतडा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता में 2 बंदरगाहें थी, एक लोथल और दूसरा सुतकोतडा। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह थी, एक लोथल और दूसरा सुतकोतडा।
ठीक है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। और नक्काशीदार ईंटा का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। जुते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, घरों के दरवाजे यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों के दरवाजे होते थे और खिड़कियां जो होती थी, सड़क की ओर से न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर गेट और विंडो की बात करें, तो वो जो है पीछे के दरवाजे से खुलते थे, ना कि आगे से। ये मार्केट एरिया था, इसके कारण इसके दरवाजे रोड साइड में खुलते थे। ओके। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में दो मुख्य फसल थी, गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इसकी मुख्य फसल गेहूं और जौ, और यह मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर एवं लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अगर ऑप्शन में लोथल भी रहा और रंगपुर भी रहा, तो पहला प्रायोरिटी लोथल को देना है, क्योंकि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ओके। आगे देखिए, सुधकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल, ये तीन जगह से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़े का अस्थि कहाँ से मिला है? सुधकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि घोड़े का अस्थि जो है किसी भी मोहड़ में नहीं मिला है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसमें घोड़े का अवशेष तो मिला है, बट इसका चित्र मुहरों पर नहीं मिला है। घोड़े का चित्र जो है मुहरों पर देखने के लिए नहीं मिला है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई कितनी थी? 16 के अनुपात में। यानी इसकी जो स्केल हुई करती थी, वो 16, 32, 48, 64 इस तरह की स्केल हुआ करती थी। वह इसकी तौल की इकाई थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। अब सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होते थे, वो किस चीज के व्यापार कहाँ से होते थे, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से होती थी? खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा कहाँ से? खेतरी बलूचिस्तान और ओमान। चांदी की आयातें कहाँ से होती थी? अफगानिस्तान और ईरान। चांदी की अफगानिस्तान और ईरान। सोना की कर्नाटक, अफगानी और ईरान। सोना की कर्नाटक, अफगानी और ईरान। टीन की आयात कहाँ से होती थी? तो अफगानिस्तान और ईरान। चांदी की भी अफगानिस्तान ईरान, टीन की भी अफगानिस्तान ईरान। गोमेद की सौराष्ट्र से, लाजवर्त की मेसोपोटामिया से, सीसा की ईरान से। तो तांबा की आयात कहाँ से होती थी? तो खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी की आयात कहाँ से होती थी? अफगानिस्तान और ईरान से। टीन की भी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना की आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद की सौराष्ट्र से। लाजवर्त की मेसोपोटामिया से। और सीसा की आयात ईरान से हुई करती थी। तो हम लोगों ने देख लिया सिंधु काल में जो है विदेशी व्यापार कहाँ से होते थे और किस चीज के होते थे। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो वहाँ की स्नानागार थी। मोहनजोदड़ो की स्नानागार जो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और इसका अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें, तो ये 11.88 मीटर लंबी थी, 7.01 मीटर चौड़ी थी और 2.43 मीटर गहरी थी। तो अगर इसका रेशियो याद करना चाहें, तो 11:7:2 आप लोग याद कर सकते हैं। 11 इसकी लंबाई, 7 इसकी चौड़ाई और 2 इसकी गहराई मीटर में। ठीक है।
अग्निकुंड जिसे कि यज्ञ वेदी नाम से जानते हैं, लोथल एवं कालीबंगन दो जगह से प्राप्त हुई है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल एवं कालीबंगन। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल एवं कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता, जिसे हम लोग पशुपति नाथ की भी मूर्ति कहते हैं, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यानी कि पशुपति नाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इनके चारों ओर चार जानवर है, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। देखिए, शेर का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। गाय की कहीं कहीं देखने के लिए मिलती है, लेकिन शेर का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ओके। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक शिंगी पशु का अंकन मिलता है, जिसे हम लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। यूनिकॉर्न को एक सींग थी। अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये एनिमल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यूनिकॉर्न। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यानी कि हड़प्पा से जो है एक सिंह पशु का अंकन वाला मुहर मिलता है, और दूसरा में जो है आयतकार मुहर में, यानी आयतकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सिंगी पशु का अंकन कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। यानी हड़प्पा में जो मोहरे थी उससे एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। और जो है एक मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से मिला है, तो वह भी हड़प्पा से मिला है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हूदरो से। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदरो से मिले हैं। तो लोथल और चन्हूदरो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। तो भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या होता है? चित्रलिपि की व्यापक रूप को हम लोग भाव चित्रात्मक कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला पहली सभ्यता कौन था? सुमेरिया की सभ्यता। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, तो सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड किसे कहा जाता है? ये देखिए, इस तरह से जाली बिछा जाता है 90 डिग्री पे, तो इसे ही ग्रिड कहा जाता है। ये 90 डिग्री पे सारे एंगल है, तो ठीक है, इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। जैसे एक घर यहाँ, तो एक घर यहाँ, फिर दूसरा घर यहाँ, फिर दूसरा घर यहाँ, यानी ग्रिड पद्धति, यानी 90 डिग्री में ये लोग अपने घरों को बनाते थे, और रोड भी ये लोगों के 90 डिग्री में हुए करते थे। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द कहाँ पे मिला है? तो मेसोपोटामियों के अभिलेखों में मिला है। तो मेलुहा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। ये कहाँ से मिला है मेलुहा? तो मेसोपोटामिया। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता को मेलुहा कह के पुकारते थे, यानी सिंधु सभ्यता को मेलुहा नाम जड़े थे। ओके। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक किसके हाथों में था? वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यानी सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानी कहा है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। यानी धरती को वो लोग उर्वरता की देवी मानते थे। ओके। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। वो लोग वृक्ष की भी पूजा किया करते थे और शिव जी की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं।
स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। इसी चिन्ह से जो है सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उसमें कहीं पे भी मंदिरों के अवशेष देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? तो मातृ देवी की उपासना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुदेव में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय थे। यानी कुबड़ वाला सांड जो थे इन लोगों के लिए अधिक पूजनीय थे। स्त्री मृण मूर्तियां, जिसे हम लोग मिट्टी की मूर्तियां कहते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक थी। तो मातृ सत्तात्मक का अनुमान कैसे लगाया गया? कि वहां पे देखा गया कि मिट्टी की मूर्तियां बहुत सारी है स्त्री की, तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। तो देखिए, अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता पितृ शतात्मक भी करती थी, और जो है सिंधु घाटी सभ्यता मातृ शतात्मक। तो मातृ शतात्मक का अर्थ क्या होता है? मातृ शतात्मक का अर्थ ये होता है कि ऐसी समाज जिसमें स्त्रियों को केंद्र की भूमिका दी जाती है, यानी स्त्रियों की भूमिका केंद्र की भूमिका मानी जाती है, उसे हम लोग मातृ शतात्मक कहते हैं। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी किस वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। यानी वो लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ा देते थे और पासा खेलते थे। मनोरंजन का साधन ये निम्न थे उन लोगों के। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुख्य विशेषताएं थी। तो उसमें आप लोगों को ये वाला स्टेटमेंट काम आएगा। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग ना ही तलवार से परिचित थे, ना ही शेर से परिचित थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग ना ही तलवार से परिचित थे, ना ही शेर से। और घोड़े की अस्थियां मिली है, लेकिन मुहरों पर घोड़े का निशान नहीं मिला है। ठीक है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन एकमात्र शहर था जिसका निचला शहर, यानी नीचे में जो शहर बसते थे नीचे वाले इलाके में, तो वो भी जो है किला से घिरा हुआ था। वो भी क्या था? किला से घेरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से जो है खेत जोते हुए मिले हैं और अग्नि पूजा की प्रथा देखने के लिए मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। यानी पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। कहाँ पे? तो सैंधव सभ्यता में। देखिए, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। यानी शवों को यहाँ पे जलाया भी जाता था और यहाँ पे दफनाया भी जाता था। ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में जो है शवों को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। युग्म समाधियां कहाँ से मिली है? तो लोथल एवं कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यानी कि सबसे ज्यादा जो मान्यता दी गई है बाढ़ को दी गई है। बाढ़ ही मुख्य कारण था किसका? विनाश का, सिंधु सभ्यता का। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। तो टेराकोटा का अर्थ क्या है? तो टेराकोटा का अर्थ है आग में पकी हुई मिट्टी। देखिए, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक फैक्ट, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वह किस नदी के किनारे बसे हैं और वह किस स्थान पर है उसको देखते हैं। ठीक है। देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है और यह वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है।
कब किए थे? तो 1921 में। आपको कम से कम ये वाला डेट, ये वाला डेट, ये दोनों डेट आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। हड़प्पा, रावी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, और उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसके उत्खननकर्ता रखलदास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान के सिंध प्रांत और रखलदास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता। चन्हूदरो भी सिंधु नदी के किनारे है और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसके उत्खननकर्ता मैके है। और आपको मजुमदार भी याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में मजुमदार ऑप्शन में रहते हैं, मैके नहीं रहते हैं। तो चन्हूदरो सिंधु नदी के किनारे और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसके उत्खननकर्ता मैके और एनजी मजुमदार है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे और कालीबंगन राजस्थान में है और इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन राजस्थान में है और इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे और कोट दीजी कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और कोट दीजी के उत्खननकर्ता फजल अहमद। रंगपुर मादर नदी के किनारे, रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है और रंगपुर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भी गुजरात में है और लोथल के भी उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। ये दोनों हम इसलिए किए क्योंकि रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में। रंगपुर के भी उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, लोथल के भी उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दोनों के उत्खननकर्ता सेम है, यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ और आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता सेम है। रोपड़ और आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता सेम है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लोथल और रंगपुर के उत्खननकर्ता सेम है, रंगनाथ राव। लोथल और रंगपुर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। सूतकांगी डोर दास्क नदी के किनारे है, वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसके उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन है। सूतकांगी डोर, ऑरेल स्टाइन। बनमाली ये रंगोई नदी के किनारे है, वर्तमान में हरियाणा में है और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह विशिष्ट। बनमाली रविंद्र सिंह विशिष्ट, रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात में है और जेपी जोशी इसके उत्खनन करता है। सोतका सादीकोर नदी के किनारे है, सोतका सादीकोर वर्तमान में दक्षिण बलूचिस्तान में है और इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा। हरप्पा किस नदी के किनारे? रावी। हरप्पा रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु। चनुद्रो सिंधु। कोटदीजिबी सिंधु। कालीबंगन घग्गर रंगपुर मादर रोपड़ सतलज लोथल भोगवा आलमगीरपुर हिंडन सुतकांगेडोर दास्क बनमाली रंगोई धौलावीरा लूनी सोतका सादीकोर। ठीक है। तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हूदरो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और सुतकांगेडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान के मकरान में है। ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में है। कोट दीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। रंगपुर गुजरात में है। रोपर पंजाब में है। लोथल भी गुजरात में है। रंगपुर और लोथल गुजरात में है। दोनों के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। रोपर और आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता सेम है, यज्ञदत्त शर्मा। रोपर और आलमगीरपुर, रोपर सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे और सोतका सादीकोर नदी के किनारे। मैं एक क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को सुनकर थोड़ा बहुत याद हो जाए। कम से कम इसे आप लोग 2 बार 3 बार इसे रिवीजन कर लें ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट याद हो जाए। तो आगे हम लोग इससे आगे हम लोग एमसीक्यू को करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो नेक्स्ट सेशन आप लोग देखना ना भूले, नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।